अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज हम एनईडी में जो कल टेस्ट हुआ है 30 जुलाई को, उसके हम एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे मैथ्स के खसूसी, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मैंने यहाँ पर बताए हूँ वो तो मैं बाद में देख लेंगे। और अगली वीडियो में मैं फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करूँगा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो ये आए हैं हमारे, कल हैं 30 जुलाई को पहला दिन था, ठीक है। और आज भी इंटर टेस्ट हो रहा होगा और उसके कल भी होगा, कल नहीं होगा उसके बाद भी होगा, वो तो शायद आपको डेट भी पता होगी। खैर, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से एलसीएम आप ले लें। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने क्रॉस जो लगाया है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी x-2 है, ये भी x-2 है, बीच में प्लस ये क्या होगा x+2 का होल स्क्वायर। ये वाली पूरी चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी, दोनों की जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी और नीचे वाले आपस में हो जाएंगे। देखें, नीचे कौन है x+2 और यहाँ कौन है x-2, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आंसर आएगा x² माइनस, ये वो फॉर्मूला बन जाएगा a+b और a-b, क्या आ जाएगा x² माइनस और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 34/15। यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आप एलिमिनेट करके x की वैल्यू को आप फाइंड कर लेंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2, देखें साइन a ये है, साइन b ये है, साइन c निकालना है। ये बहुत ही वो इजी क्वेश्चन है, वो है साइन लोग से क्वेश्चन आया है। यहाँ से हम, अगर हमें एक चीज़ दी गई होती तब मसला था, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक और भी चीज़, आपको एक आपकी खुशखबरी के लिए मैं एक बता दूंगा इसके बाद, लेकिन बताऊंगा बहुत ही एक खुशी की खबर है। वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो साइन ए, इसको आप रहने दें, अब मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल का, 180 होता है, ठीक है। तो सम ऑफ ट्राइंगल हम यूँ लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हम यूँ लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए एंगल सी चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी को मैं अलग कर लेता हूँ। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, सॉरी माइनस एंगल सी, एंगल बी, ठीक है। जब दोनों उस तरफ आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। और मुझे बताएं एंगल ए की वैल्यू क्या है। एंगल ए है 1 साइन इनवर्स 1/3। एंगल ए क्या होगा, जब साइन ए 1/3 है तो यहाँ से ए क्या निकलेगा, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, साइन इनवर्स 1/3। और बी की क्या है, एंगल बी क्या है, साइन इनवर्स 1/4। तो आप यहाँ पर डालेंगे 180 माइनस एंगल ए। कैलकुलेटर में आपको वैल्यू पुट करके दे देता हूँ। 180 माइनस साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/4, सॉरी ब्रैकेट यहाँ पर गलत लगी है, यहाँ ब्रैकेट लगेगी। तो क्या आंसर आ गया है 179.40। तो मेरे पास एंगल कितना आ जाएगा, सही आया ना ये साइन इनवर्स, ये भी साइन इनवर्स है, एक मिनट में देख लूँ, साइन इनवर्स 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है। एक और यहाँ मसला देखो, मेरा यहाँ पर रेडियन में है कैलकुलेटर, ठीक है, रेडियन में नहीं होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो आपने ये पूरी कैलकुलेशन डिग्री में करके करनी है। मैंने रेडियन में की, मेरा गलत आ रहा है, इसलिए एंगल ये गलत आ रहा है, ठीक है। आप पहले डिग्री में करें फिर कैलकुलेशन करें, डिग्री में आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, होगा इसी तरह होगा। अब देखें साइन एक्स इसके बराबर है तो कोस एक्स की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। यहाँ भी मैं आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ। ट्रायंगल के मुताबिक हमारे ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। मुझे बताएं साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सम पीपल है साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, का मतलब साइन बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो 3 है वो है P, मतलब ये P है और 4 क्या है, वो है हाइपोटेनस H है, ठीक है। हमें परपेंडिकुलर का भी पता है और हाइपोटेनस का भी पता है। परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 4 है। तो बेस हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। किस फॉर्मूले से, पाइथागोरस के फॉर्मूले से। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास है और यहाँ से हमें बेस निकालनी है, तो बेस को हम बेस का स्क्वायर अलग कर लेंगे, ये उधर चला जाएगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, ठीक है। इस तरह की हम इक्वेशन बना लेंगे। ये है हमें मेरे पास
पाइथागोरस का फॉर्मूला, यहाँ पाइथागोरस वाले से मैंने बेस को निकाल लिया है, बेस का स्क्वायर को मैंने निकाल लिया, बाकी ये चीज़ें बच गई। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब h मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है 3 9, तो मेरे पास क्या आएगा बेस का स्क्वायर 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो यार कितने बचेंगे 10 3 7 बचेंगे। बेस का स्क्वायर बन जाएगा 7 और बेस बन जाएगा √7। ठीक है, मेरे पास b की वैल्यू आ गई, कितनी आई है √7। तो बताओ कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास कॉस क्या आ जाएगा, बेस अब कितनी आई है √7, हाइपोटेनस कितना है वो तो पहले से गिवन है 4। तो इस आंसर पर आपने टिक कर देना है। ये समझ आ गया कैसे आया है यार, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाला है। देखो इंटीग्रेशन करनी है, sec x और tan x मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको इंटीग्रेशन करनी है। u इंटू वी वाला वो जो पार्शल फ्रैक्शन वाला था वो वाला मत लगाने बैठ जाना, ये सीधा सीधा इंटीग्रल है। किसका इंटीग्रल है, sec x का डेरिवेटिव इंटीग्रल है। देखो ये एंगल सेम है, एंगल सेम होना चाहिए दोनों का, तभी हम डायरेक्ट जो इंटीग्रेशन होती है वो कर सकते हैं। एंगल सेम है तो sec x, हम इस पूरे को मैं x मान लूँ, एंगल सेम है ना यार, कुछ भी मान लेता हूँ, जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ ये है sec x और ये है tan x। sec x tan x किसका इंटीग्रल होता है, sec का इंटीग्रल होता है। इसका आंसर आ जाएगा sec। ठीक है, क्योंकि sec का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रल ये होगा। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को आपने फॉर्मूले में पुट करना है, इस पूरी वैल्यू को फॉर्मूले में इस वाले कैलकुलेटर में पुट करना है। तो जो आपको आंसर आएगा उन 4 में से कोई एक आंसर होगा, उस पर टिक कर देना है। ठीक है, कैलकुलेटर में ही पुट करना है। अच्छा ये क्वेश्चन है, जीपी के क्वेश्चन थे 3 या 4 जीपी के क्वेश्चन थे। आगे मैंने वो क्वेश्चन लिखे हुए भी हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक है, ये आते हैं जो स्टूडेंट पेपर दे के ना वो अपने पास याद करके आते हैं, तो वो उस वक्त लिख के हमें सेंड कर देते, तो हम उसे आपको अब मैं उनकी वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो उनमें से किसी ने कहा है कि जीपी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अब देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री को देख लो, चैप्टर 8 में से वेव का था और बाकी चैप्टर 12 13 के फॉर्मूले बताए थे। केमिस्ट्री ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको आप देख के जाएंगे। और इसके साथ साथ मैंने आप खुशखबरी की बात बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। और हम मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, अब केमिस्ट्री में तो कुछ समझाने वाला है नहीं, वो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और फिजिक्स में न्यूमेरिकल है वो मैं आप समझा भी दूंगा, सॉल्व भी करा दूंगा, और उसके जो क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ व्हाट्सअप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और बात, ये सारे क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में जो एनईडी के आए हैं, ये सारे क्वेश्चन एक वेबसाइट से उठाए गए हैं। ठीक है, मुझे कैसे पता चला है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। वो वेबसाइट का नाम है डाउटनट। ठीक है, वो वेबसाइट का नाम है डाउटनट, और उस बल्कि मैं उसको लिख के याद दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अब वहाँ से चले जाएँ। ठीक है, उस वेबसाइट पर देख लें, जितने भी क्वेश्चन है ना वहाँ से देख लें। अगर कोई क्वेश्चन में मसला है ना तो उस वेबसाइट पर जाके आप अपना मसला टाइप करें या फिर पिक्चर अपलोड करें, आपको आंसर आ जाएगा। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, वो मेरा कोई उससे लिंक नहीं है, करना है आपको करो, नहीं करना आपकी मर्जी, मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ। वहाँ से ही उठाए गए हैं सारे क्वेश्चन। आप देखें ये क्वेश्चन आप उसमें लिखें, उस वेबसाइट में एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन उसमें लिखें एज इट इज़ वही यही आ जाएगा। बोलेंगे साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल यही फॉर्मूले सवाल आ जाएंगे। तो जब यही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसका मतलब एनईडी वालों ने भी यही क्वेश्चन उसी वेबसाइट से उठाए हैं। ठीक है, बाकी खैर आगे हम बढ़ते हैं। ये है 3rd टर्म ऑफ अ जीपी इतनी है, 6th टर्म इतनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1st टर्म एंड कॉमन रेशो। ठीक है भाई, कॉमन रेशो और क्या निकालना है, 1st टर्म और कॉमन रेशो निकालना है। 3rd टर्म का पता होता है कि 3rd टर्म क्या होती है, हम 3rd टर्म होती है AR², और 6th टर्म है तो 6th टर्म होगी AR5। ठीक है, n-1 होता है ना, तो n 6 है, 6 - 1 5 हो जाएगा। ठीक है, AR² कितना है 9/4, और ये है 243/32। सही है भाई। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर दें और इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपको आता तो होगा, मुझे पता है, a से a कट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 1/r³ बराबर है, इन दोनों को भी आपस में अगर डिवाइड करो कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर आंसर दे देगा
देखो डिवाइड इनको कैसे करना है, 9/4, 9/4। अब इसके नीचे देखो मैंने यूँ लिख दिया 9/4। 9/4 से कौन डिवाइड हो रहा है, 243/32। यहाँ पर फिर अपॉन नहीं दबाना, फिर अपॉन प्रेस नहीं कर देना, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, अपॉन में 243 है ना, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 32/243। 243/32 है ना, डिवाइड हो रहा है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहे हैं तो वैल्यू को भी इन्वर्स कर देंगे। तो 32/243 8/27 आ गया, 8/27 आ गया। ठीक है, हमें r चाहिए, 1/r नहीं चाहिए, तो r किसके बराबर हो जाएगा, मतलब r³ बराबर हो जाएगा 27/8। और क्यूब है तो क्यूब रूट ले लेंगे, तो क्यूब रूट क्या हो जाएगा, r/27 का क्यूब क्या होता है, 3 होता है, और 8 का 2 होता है। ये मेरे पास r आ गया। जब r आ जाएगा आपके पास तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, r आ गया तो आप यहाँ r की वैल्यू पुट करें, a आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, देखो ar² 9/4 है, और r है मेरे पास 3/2। 3/2 का मतलब 9/4, 9/4 ar² 9/4 है ना, तो ये भी 9/4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ दोनों सेम में कट जाएंगे, a बराबर है 1 के। आ गया, फर्स्ट टर्म ये होती है ना, a 1 है और r रेशो है 3/2। ठीक है भाई, रेशो 3/2 है और फर्स्ट टर्म 1 है। ये हो गया सवाल हमारा। आगे बढ़ते हैं, इलिप्स। अब इसके क्वेश्चन नहीं बता रहे, उन्होंने बताया नहीं कि जिस बच्चे ने दिया है ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को गौर से देख लें, बिल्कुल इसी तरह से ही आएगा जिस तरह से यहाँ आए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही आएंगे। कल 5 शिफ्ट हुई हैं, 5 शिफ्ट में भी क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे थे। ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट में आए वो सेकंड में भी आए, थर्ड में भी आए, फोर्थ में भी आए, फिफ्थ तक भी वही क्वेश्चन चलते रहे थे। और ये क्वेश्चन 3-4 दफ़ा आया है, कल 3 दफ़ा आया है, ये 2 या 3 दफ़ा आया है। और इस क्वेश्चन को देख लें, जो चीज़ें इलिप्स में मालूम करनी होती है ना, वो आप यहाँ से देख लें। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व करना है, ये बहुत ही बच्चों जैसा है। ये a की पावर कितनी हो जाएगी, 3 to the 6 हो जाएगी, प्लस b की पावर कितनी हो जाएगी, b की पावर 5। बस ये आंसर है, सॉल्व करना था इसे, हो गया। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल यहाँ पर कैलकुलेटर पे कर लें, वरना आपको पता होना चाहिए 1 एंड 1 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है। 0 फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे आप कर लें, देखो मैं करके देता हूँ आपको। 0 प्रेस करें, शिफ्ट कहाँ गया, बल्कि यहाँ फैक्टोरियल भी तो होता है ना, 0, ये रहा फैक्टोरियल, 0 क्यों नहीं हो रहा, ये रहा। 0 फैक्टोरियल क्या होता है, देखो 1 हो गया। 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल का दोनों का आंसर 1 होगा। ये तो हो गया। देखो, इफ़ अ सर्कल इज पास्ड थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, अगर ये इसका आंसर ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, अगर कोई भी सर्कल 3 वर्टिस से पास हो रहा है तो वो सर्कम सर्कल होगा। यहाँ देखें, यहाँ इस क्वेश्चन में मसला है। अब इसमें ये उस बच्चे ने नहीं बताया कि इस वैल्यू को फाइंड करना था या फिर x को फाइंड करना था, तो मैंने खुद से ऐसा क्वेश्चन बना दिया था। क्वेश्चन को इसी तरह से ही था। इससे क्या होगा, हम यहाँ से x को फाइंड करेंगे और यहाँ से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे बता दो। देखो, यहाँ से x को फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर हम दोनों की बेस को सेम कर देंगे, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा 4 का स्क्वायर इतना ही होता है ना, 16 होता है। तो मैंने 4 दोनों की बेस को सेम करने का क्या फ़ायदा हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगी। तो 2x = 1 और x = 1/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब एंड पर आ जाते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर अगर हम 25 लिख दें, यहाँ पर 25 ही होगा। उस बच्चे को पता नहीं था कि यहाँ पर क्या वैल्यू है। ठीक है, 25 की पावर ये और 625 की पावर तो 1 ही है। ठीक है, तो ये इसमें से भी x को निकालना है, तो हम इसको भी 25 कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर x + 4। ठीक है, बेस सेम हो गई, पावर इक्वल कर दो, x + 4 = 2, और यहाँ से x आ जाएगा -2। x -2 और x 1/2 इसका आंसर है। 1/2 एंड -2, इन दोनों का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेना था, dy/dx, सिंपल है। अब देखें, इस क्वेश्चन में भी उन्होंने मसला किया हुआ है, किसी बच्चे ने, या दोनों तरह का इक्वल टू का निशान लगाया हुआ है, लेकिन उस बच्चे ने ही आंसर ये लिख के दिया। उसने बोला कि मुझे आंसर याद था, इसका आंसर ये है। तो आप इसको देख लें, ये इसका आंसर है, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया तो। आगे बढ़ते हैं, आगे बात थोड़ा सा रह गया। ये एक पेज है, देखो भाई, ये तो सीधा सीधा साइन का इंटीग्रेशन करनी है, साइन का इंटीग्रल लगाना। ठीक है, एरिया फाइंड करना है, किसका, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। इन 3 है, ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, x - 3, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, x1 - x3 x2 -
x4 और y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। ऐसे ही क्वेश्चन चैप्टर 3 में ऐसा फॉर्मूला था, मुझे याद आ रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला लगेगा, वरना आपको बेहतर पता होगा, वहाँ से आप देख लें। और चैप्टर 3 का ही ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें 1.7 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1.6 का है, गालिबन 7 का है क्वेश्चन, शायद 1.7 का ही है ये। इस क्वेश्चन को भी आप देख लेना। यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, पिछले साल भी ये काफ़ी वायरल हुआ था, और इसका आंसर पिछले साल का जो थे, पिछले साल इसका आंसर गलत था, ठीक है। आप देख लें उस क्वेश्चन को। इस देखें करना क्या है इसमें, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ 99 पुट करना है। कैलकुलेटर में डालें, यहाँ 99 की पावर 4 हो जाएगा, 98 मल्टीप्लाई बाय 99 की पावर 3, 99 मल्टीप्लाई बाय 99 की पावर 2, 190, बस, ठीक है। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है और जो आंसर है उस पर टिक लगा के आ जाना है। x की जगह याद रहे, x की जगह 99 पुट करना है। इनको इग्नोर मत करना, ये भी साथ में लिखना है। ये जो 99, 98 और 190 लिखा है, इसको ना साथ लिखना है। ये देखें, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वो बोल रहे अ कॉइन 2 दफ़ा टॉस किया गया है, मतलब 2 दफ़ा फेंका गया है, तो प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड आने की, मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा देखो, अगर हम एक दफ़ा कॉइन को फेंकें तो क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, हेड आ सकता है ना। देखो दो दफ़ा फेंकें तो ठीक है, एक दफ़ा फेंकेंगे हेड आ जाएगा, दूसरी दफ़ा फेंकें तब भी तो हेड आ सकता है, ठीक है। अब एक और भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, एक दफ़ा फेंके हेड आए, दूसरी दफ़ा फेंके टेल आए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक दफ़ा फेंके टेल आए और एक दफ़ा फेंके हेड आए, ठीक है। एक और भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एक दफ़ा फेंके टेल आए और एक दफ़ा फेंके दोनों दफ़ा ही टेल आए, दोनों दफ़ा टेल आए, दोनों दफ़ा टेल आए, दोनों एक दफ़ा हेड आए दूसरी दफ़ा टेल, एक दफ़ा टेल आए दूसरी दफ़ा हेड। आप बोलेंगे ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। जो टॉस करते हैं उससे पूछ लो ये एक जैसे हैं या नहीं है, ठीक है। ये टॉस में ऐसा एक जैसा नहीं है, कैलकुल मैथमेटिकली तो एक जैसे हैं, लेकिन ये टॉस में एक जैसे बिल्कुल नहीं है, रियल लाइफ में एक जैसे नहीं है ये। तो इन चार 2 दफ़ा अगर फेंकेंगे ना तो ये 4 ही केस हैं, इन 4 में से 4 केस के अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। तो वो बोल रहा है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड सिर्फ इस केस में आएंगे, ठीक है। तो ये केस क्या हम इस आंसर में इसको किस तरह लिखेंगे, 4 केस हैं, टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, 4, 4 में से एक आ रहा है तो 1/4, ठीक है। 4 में से एक केस हमारे पास ऐसा है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। इफ tan x इसके बराबर है देन द वैल्यू ऑफ cos sin स्क्वायर x अपन cos स्क्वायर x, tan x इसके बराबर है sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो tan बराबर किसके होता है, sin अपॉन cos के, ठीक है। इसके बराबर होता है, x लगा देते हैं, ये x लगा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ना ये लिखी हुई है। अब वो बोल रहे हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, इन दोनों पे स्क्वायर कर दो, दोनों पे स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जब एक तरफ स्क्वायर करेंगे दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा, ये स्क्वायर इस पर भी है, ये स्क्वायर इस पर भी है, तो ये इस पर होगी तो ये आ जाएगा 9, इसका आंसर 9 है, 9 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव निकालना है, बस कुछ नहीं है। शायद नज़र ना आ रहा यार, नज़र तो आ रहा है, देखो वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स, बस ये तो 0 हो जाएगा, ये इसका आंसर है और कुछ भी नहीं है। अगर डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर उसमें अगर अलग था ऑप्शन में तो आप इनमें से डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेना, वरना अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये देखें एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 3 था, जिस बच्चे ने ये लिख के दिया मुझे उस बच्चे को क्वेश्चन का एक्सरसाइज भी याद है और क्वेश्चन भी याद है, कुछ क्वेश्चन में था 6.5 क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन क्या है आप खुद देख लेना, मैंने वो यहाँ नहीं लिखा, इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन था। देखो अब अगला सवाल है ओमेगा 32, ओमेगा 32 किसके बराबर होता है, ओमेगा 32 छोड़ो, ओमेगा अगर 32,000 भी आए वो किसके बराबर होगा, उसके आप एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। 32 को भी रहने देते हैं, हम कुछ और करते हैं। अगर ये आ जाए, ये आ जाए तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई जितनी भी इसकी पावर है ना, पावर को अलग अलग जमा कर लो। मैंने क्या कहा है, पावर को अलग अलग जमा कर लो। देखो 4 3 2 1 जमा करो, कितना आ गया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, तो ओमेगा 10 हो गया, ठीक है। लेकिन ये भी तो जमा हो सकती है, कैसे जमा हो सकती है, 1 और 0 1, तो क्या हो गया ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा। तो ये जो वैल्यू है ना ये किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है। बात समझ आई है या नहीं आई, आ गई होगी यार।
अच्छा, ओमेगा 32 किसके बराबर होगा? ओमेगा 32 बराबर होगा ओमेगा 5 के, ठीक है। और ओमेगा 5 किसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब 1 होता है तो इसका आंसर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा। बात समझ आ रही है ना? इसी तरह से ही करना है यार, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करके आ जाना। देखो भाई, ए स्क्वायर अगर ए के है, ए स्क्वायर को हम ए कर सकते हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये होगा इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स, मतलब किसी पर ये डिपेंड नहीं करता। जो ये स्क्वायर भी यही है और ए भी यही है, ये इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आप मैट्रिक्स की जितनी भी टर्म है वो पढ़ के चले जाएं, अपने फर्स्ट ईयर में ही है, बुक में शुरू के चैप्टर में सब कुछ बताया गया है, उसे आप एक दफ़ा देख लें। ये देखो भाई, लास्ट टर्म इतनी है, फर्स्ट टर्म इतनी है, सम इतना है। अच्छा, सम में कन्फ्यूजन थी उस बच्चे को, 896 था या फिर 889 था। सही है, 896 था या 889 था, इनमें से कोई एक था। वो बोल रहा है नंबर ऑफ टर्म भी निकालो, रेशो भी निकालो। चलो ठीक है, अभी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या होता है यार? ए एन इज इक्वल टू ए आर माइनस 1, ऐसा ही कुछ था ना यार। यहाँ पर ए एन नहीं सॉरी ए एन बराबर है ए आर एन माइनस 1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन है 448, तो 448 बराबर है, और ए कितना है? फर्स्ट टर्म ए होते तो ए है 7, 7 आर एन माइनस 1, ठीक है। 448 को 7 से डिवाइड कर दो, 448 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया? 64। तो आर एन माइनस 1 बराबर है 64। ये हमारे पास आर एन माइनस 1 आ गया है। इसके बाद हम जीपी में सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन बराबर है ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एस एन कितना है? सम कितना है? 889, इनमें से कोई भी एक रख दो, 889 रख देते हैं। 889 इज इक्वल टू ए कितना है? 7 है, आर एन माइनस 1, आर एन माइनस 1 हम ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आर की पावर एन माइनस 1 है, और यहाँ आर की पावर एन माइनस 1 नहीं है, आर की पावर एन की टोटल में से 1 को माइनस कर रहे हैं, तो ये हम पुट नहीं कर सकते। तो ये यूँ लिखा हुआ है, बल्कि ये यूँ नहीं लिखा हुआ, अपॉन आर माइनस 1, ये भी हम पुट नहीं कर सकते, ठीक है। पहले तो हम इसे डिवाइड करते हैं। 889 अपॉन 7 कितना होता है? 889 अपॉन 7 127 बराबर है आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को अगर हम आर से डिवाइड कर लें, फिर हम ये टर्म बना सकते हैं। कैसे आर से डिवाइड करेंगे? देखो 127, अगर इसको हम आर से डिवाइड कर लें, आर की पावर एन अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर से डिवाइड इसको भी कर दिया, आर अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इसको भी डिवाइड कर दिया, सही है। ये देखो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, तो क्या काट दूँ? अरे बिल्कुल नहीं यार, यहाँ 1 आर की पावर कितनी है? यहाँ आर की पावर 1 है, और ऊपर आर की पावर n है। बेसिस सेम हो तो पावर अगर ऊपर चली जाए तो पावर माइनस हो जाएगी। कैसे करेंगे? यूँ करेंगे, 127 इज इक्वल टू आर की पावर n माइनस 1। कुछ समझ आई? इसकी पावर इसको इसमें से मैंने माइनस कर दी, 1 अपॉन आर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन आर लिखा हुआ, ठीक है। ये चीज़ क्या लिखी हुई है मैं आगे आपको बता देता हूँ। आगे क्या, अगले पेज पर बता देता हूँ। पेज यार मेरे पास यहाँ करते हैं, देखो इसको मैं क्लियर करके यहाँ लिख देता हूँ, इस वाली को यहाँ क्लियर करके लिख देता हूँ। 127 इज इक्वल टू आर एन माइनस 1 अपॉन आर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन आर। ये कुछ आ गया हमारे पास। कैसे आया है यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ से तो सब कुछ क्लियर था ना। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, या एस एन की वैल्यू डाली, ए की वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू डाली, ये देखो एन और आर इनका कोई अलग नहीं है, ये अलग लाइन में लिखा हुआ और ये अलग लाइन में लिखा हुआ है। 7 को इसमें इससे डिवाइड करके 127 आ गया, और ऊपर आर एन माइनस 1 ये लिख दिया, आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। अब इस यहाँ से भी यहाँ और यहाँ मैंने आर से डिवाइड कर दिया, दोनों टर्म को आर से डिवाइड करने पर मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं देखो ये वैल्यू पुट कर दूँ, आर एन माइनस 1 की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 64 है। आर की पावर एन माइनस 1, आर की पावर एन माइनस 1 64, तो वैल्यू पुट कर दूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ। 127 इज इक्वल टू 64 माइनस 1 अपॉन
R1 माइनस 1/R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ये 127 तो लिखा रहेगा, एलसीएम कैसे लेंगे, ये उससे होगा 64 माइनस 1/R, और ये भी एलसीएम ले लें R माइनस 1/R। इससे ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा, 127 बराबर 64 माइनस 1, तो माइनस 1 63 लिख दूँ, 64 माइनस 1 है ना, तो 63 लिख दिया इसका मैंने। ठीक है, 63/R माइनस 1। कोई गलती तो नहीं की, नहीं गलती नहीं की। ठीक है, 63/R माइनस 1। अभी R माइनस 1 यहाँ चला जाएगा, 127R माइनस 127 इज इक्वल टू 63। यहाँ से हम 127 इज इक्वल टू 63 प्लस 127 190। और यहाँ से अगर हम R निकाल लें, R बराबर है 190/127, 190/127 आ गया है हमारे पास भाई। क्या यार, कोई गलती कर दी क्या गलती की है, इतना बड़ा रेशो नहीं आ सकता। 190/127 क्या गलती की यार मैंने यहाँ पर। ये उससे होगा, ये उससे होगा, अपॉन में R ठीक किया यार। यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नज़र आ रहा है। रेशो इतना बड़ा नहीं आ सकता यार, शायद क्या पता उस बच्चे ने जो वैल्यू दी है ये वाली वैल्यू हो। ठीक है, इस वैल्यू पे अगर आप करके देखें, ये लिखा हुआ है 896 पे करें फिर रेशो कम आ जाएगी, क्योंकि रेशो इतना ज़्यादा नहीं आ सकता, रेशो कम आएगा। देखो मेरे पास ये रेशो ही आ रहा है 190/127। इसका अगर S2D भी करें तो 1.4 पॉइंट में नहीं आता, आपको तो पता ही होगा। खैर चलो, इसको आप देख लेना, तरीका तो यही है, आपको आता भी होगा, देख लेना आप फिर से। ठीक है, क्वेश्चन ये था। वैसे मैं इसको देखता हूँ, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें आप, उसमें भी अब मैं इसके सॉल्यूशन सेंड कर दूँगा। कोई पता नहीं क्या गलती हो रही है। सही है, यहाँ तक है हमारा। कोई अब इसके बाद अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं, कल के जितने भी थे मैंने यहाँ पर सारे करा दिए हैं। एक और भी हैं लेकिन वो सारे रिपीट हो रहे हैं, उसको खैर उनका कोई मसला नहीं है। आप हमारा चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं फ़िज़िक्स के भी MCQs का भी सोल्यूशन डालूंगा, वो भी आपको मिल सके, और आने वाले टेस्ट का भी मैं सोल्यूशन यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, वो भी आपको जल्द से जल्द पहुँच सके। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।